गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने यूपीएस के बारे में डिस्कस किया था। तो वहां पर हमने सबसे पहले आपका जो कार्य प्रणाली के आधार पर यूपीएस देखा था, तो वो कौन सा था? ऑनलाइन, ऑफलाइन, लाइन इंटरेक्टिव टाइप का यूपीएस था। उसके बाद में हमने जो आपका सप्लाई है, सप्लाई के बेस पर सिंगल फेज और 3 फेज जो यूपीएस है उसके बारे में डिस्कस किया था। आपका जो सिंगल फेज और 3 फेज यूपीएस है उससे जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में पुटअप होने की संभावना उनकी बहुत ही कम होती है, इसलिए ऑनलाइन, ऑफलाइन और लाइन इंटरेक्टिव है, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। तो हमने सबसे पहले जब रेक्टिफायर पढ़ा था उस समय हमने लीनियर पावर सप्लाई के बारे में डिस्कस किया था। तो लीनियर पावर सप्लाई में क्या होता है कि जो आपका डीसी आउटपुट होता है वो रेगुलेटेड भी हो सकता है या और अनरेगुलेटेड भी हो सकता है। अनरेगुलेटेड में क्या होता है कि लोड में परिवर्तन से वहां पर टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तित हो जाती है, जबकि अनरेगुलेटेड में ये कंडीशन रहती है। जबकि रेगुलेटेड में क्या होता है कि लोड परिवर्तन से टर्मिनल वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो यदि आपसे लीनियर पावर सप्लाई में पूछा जाए कि कौन सी बेस्ट होती है, तो आपकी रेगुलेटेड पावर सप्लाई होती है, वो बेस्ट रहती है। ठीक है, जबकि आज की क्लास में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एसएमपीएस के बारे में। तो ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, इन्हें पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। क्या होती है? जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है उनको पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है, और इन्हें क्या है कि उच्च दक्षता पर और रिलायबल परफॉर्मेंस के लिए आपको हमेशा डीसी, कौन सी डीसी? कांस्टेंट डीसी, जिसे आप रेगुलेटेड पावर सप्लाई भी कह सकते हैं, उसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होगा? रेगुलेटेड डीसी का होगा। ठीक है, यानी रेगुलेटेड का मतलब यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट डीसी की आवश्यकता होगी। लेकिन कांस्टेंट डीसी के लिए आप लीनियर पावर सप्लाई का भी प्रयोग कर सकते हो, इसके अलावा आप बैटरी का भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो आपकी लीनियर पावर सप्लाई है और बैटरी है, इनकी दक्षता कम होने के कारण उपकरण में बहुत सारे दोष उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसलिए लीनियर पावर सप्लाई और बैटरी की तुलना में सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता है? एसएमपीएस का प्रयोग किया जाता है, स्विच मोड पावर सप्लाई का यूज किया जाता है। तो ध्यान में रखना है कि एसएमपीएस एक्चुअल में करता क्या है? आपकी इनपुट एसी या अनरेगुलेटेड जो डीसी होती है उसे रेगुलेटेड डीसी में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? एसएमपीएस करता है। और एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से सबसे बेस्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई कौन प्रदान कराता है? ऑप्शन दे दिया जाए बैटरी, लीनियर पावर सप्लाई या एसएमपीएस, तो वहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एसएमपीएस होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि एसएमपीएस एसी और अनरेगुलेटेड डीसी को हमेशा रेगुलेटेड डीसी में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो हम ये पॉइंट्स यहां पर सबसे पहले नोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के परिचालन हेतु पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, तथा
इनके एफिशिएंट यानी दक्ष, एफिशिएंट व रिलायबल परिचालन के लिए, रिलायबल परिचालन के लिए कांस्टेंट डीसी पावर सप्लाई, क्या कांस्टेंट लिख सकते हो आप, या रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कांस्टेंट या रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता है। तो कांस्टेंट डीसी पावर आप किससे प्राप्त कर सकते हो? जो आपकी लीनियर पावर सप्लाई है या बैटरी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? सेकंड पॉइंट, कांस्टेंट पावर सप्लाई के लिए लीनियर पावर सप्लाई तथा बैटरी का प्रयोग, इसका प्रयोग, बैटरी का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इनकी दक्षता कम होने के कारण उपकरणों में दोष उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अतः इनकी तुलना में सर्वाधिक प्रयोग एसएमपीएस का किया जाता है, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि एसएमपीएस का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो एसएमपीएस का प्रयोग रेगुलेटेड पावर सप्लाई के लिए किया जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि एसएमपीएस क्या करता है, ठीक है ना। तो आपका जो एसएमपीएस होता है वो एसी और जो अनरेगुलेटेड डीसी है, अनरेगुलेटेड डीसी है, ठीक है। इसे किस में परिवर्तित करता है? ये चेंज का सिंबल है, परिवर्तित करता है किस में? रेगुलेटेड डीसी में, रेगुलेटेड डीसी में परिवर्तित करता है। अब देखिए अनरेगुलेटेड का मतलब क्या होता है और रेगुलेटेड का मतलब क्या होता है। तो जब आपका लोड परिवर्तित होता है तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज में यदि परिवर्तन आता है तो उसे अनरेगुलेटेड कहते हैं। और रेगुलेटेड का मतलब क्या होता है कि जब लोड परिवर्तन से टर्मिनल वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे रेगुलेटेड कहते हैं। जब हमने
लीनियर पावर सप्लाई पढ़ा था, तो वहां पर हम ज्यादातर दो आईसी प्रयोग करते थे, 7-8XX और 7-9XX। तो 7-8 वाली होती थी वो पॉजिटिव सप्लाई देती थी, लेकिन यहां पर जो 7-9XX होती है वो क्या देती है, नेगेटिव सप्लाई देती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा 7-805 है, तो वो हमेशा +5 वोल्ट सप्लाई आपको प्रदान कराती थी, जबकि 7-905 होता है वो हमेशा माइनस में जो आपको सप्लाई प्रदान कराएगी। तो लास्ट में क्या है 05, तो वो -5 वोल्ट होगा। जैसे हमने पढ़ा था, तो यहां पर नोट कर लेते हैं कि जो आपका लीनियर पावर सप्लाई था, लीनियर पावर सप्लाई, इसमें दो आईसी प्रयोग की जाती थी, 7-8XX और 7-9XX। ठीक है, तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव सप्लाई देता है, पॉजिटिव सप्लाई देता है। ठीक है, और ये हमेशा आपको क्या देता है, नेगेटिव सप्लाई देता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया यहां पर 7-805, तो इसका मतलब क्या होगा, ये +5 वोल्ट सप्लाई देगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार मैंने लिखा 7-905, तो ये आपको -5 वोल्ट सप्लाई प्रदान कराएगा। तो ये चीजें, ये जो पॉइंट्स हैं, ये हमने लीनियर पावर सप्लाई में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर आपका ये रिवीजन हो चुका है। अब वापस से हम देखते हैं क्या एसएमपीएस। तो एसएमपीएस क्या करता है, एसी और अनरेगुलेटेड डीसी को किस में परिवर्तित करता है, रेगुलेटेड डीसी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट हमारा यहां पर पॉइंट है ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसएमपीएस। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसएमपीएस। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि एसएमपीएस में जैसे यहां पर मैंने सबसे पहले एक रेक्टिफायर ले लिया है। ठीक है, यहां पर मैंने रेक्टिफायर लिया, ठीक है, और यहां से मैंने क्या दी है, एसी सप्लाई दी है। क्या दी है, एसी सप्लाई। तो ये आपकी यहां पर एसी सप्लाई है। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच संयोजित कर दिया है। ठीक है, यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच संयोजित कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ठीक है, ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ठीक है, उसके बाद में यहां पर मैंने एक फिल्टर संयोजित कर दिया, फिल्टर। यहां पर मैंने फिल्टर संयोजित कर दिया है, और यहां से आपको क्या प्राप्त होता है, रेगुलेटेड डीसी। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या संयोजित कर दिया है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जनरेटर। ठीक है, और यहां पर ये क्या होगी, आपकी पल्स होगी। ठीक है, यहां पर क्या होगी, पल्स होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रेक्टिफायर होगा, जो आपकी एसी सप्लाई है, उसे क्या करेगा, डीसी में परिवर्तित करेगा। अब यहां पर जो आपको डीसी सप्लाई प्राप्त होगी,
वो कौन सी होगी? अनरेगुलेटेड डीसी होगी, अनरेगुलेटेड डीसी मिलेगी। ठीक है, अब आपको आउटपुट में डीसी सप्लाई कब तक प्राप्त होगी? जब तक आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जनरेटर की पल्स ऑन रहती है या हाई रहती है, तब तक आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या होगा? ऑन रहेगा और आपको यहां पर रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई प्राप्त होगी। ठीक है ना? तो यहां पर आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क करते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क करने का ये फायदा ये रहता है कि जो आपका जो सर्किट है उसका साइज कम हो जाता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हाई फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है, अतः एसएमपीएस का साइज कम हो जाता है। ठीक है, और आपकी जो आउटपुट डीसी होगी वो हमेशा जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जनरेटर है उसके द्वारा जो उत्पन्न क्लॉक है उसके ड्यूटी साइकिल पर निर्भर करेगी। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यहां पर जो रेगुलेटेड डीसी होगी, रेगुलेटेड डीसी ड्यूटी साइकिल पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? रेगुलेटेड डीसी ड्यूटी साइकिल पर निर्भर करती है। किस प्रकार से करती है देखते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि यहां पर हमने सबसे पहले क्या दिया है? एसी पावर सप्लाई दिया है, और इसमें क्या संयोजित है? आपका रेक्टिफायर संयोजित है। तो रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी को डीसी में परिवर्तित करेगा। तो जो प्राप्त डीसी है वो कौन सा होगा? अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज होगा। अब यहां पर हमने क्या जोड़ा है? पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर जनरेटर। तो ये हमेशा क्लॉक उत्पन्न करेगा, और जो क्लॉक उत्पन्न करेगा, ठीक है, वो क्लॉक हमेशा बीजेटी को क्या रखेगा? यदि हाई है तो ऑन रखेगा, इसको ऑन रखेगा, उतना ही अधिक आपको रेगुलेटेड डीसी आउटपुट में प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, जैसे आपका ये वोल्टेज है V इन, कौन सा है? अनरेगुलेटेड है। कौन सा है? अनरेगुलेटेड। तो यहां पर देखिए कि जब हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज V0, ठीक है, तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जनरेटर की जो पल्स है उसकी विड्थ जितनी अधिक होगी उतने समय तक आपका क्या होगा? ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। तो जैसे मान लीजिए इस टाइम के लिए ऑन रहा, फिर ऑफ रहा, फिर ऑन रहा, फिर वापस से क्या हो गया? ऑफ हो गया। ये क्रम चलता है। ठीक है, ये है एक। तो ये इसका क्या है? टी ऑन टाइम है। क्या है? टी ऑन टाइम है। और ये क्या है? टी ऑफ टाइम है। और ये टोटल टाइम क्या है? टी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सेकंड केस कि यदि हम एक न्यू आउटपुट और लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या किया मैंने कि जो आपका टी ऑन टाइम है उसको बढ़ा दिया है,
उसको क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है इस प्रकार। ऑफ टाइम को बहुत ही कम रखा है, फिर टी ऑन को बढ़ा दिया है, ऑफ टाइम को वापस से कम कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी एवरेज होगी, एवरेज आउटपुट होगा, वो हमेशा क्या होगा, परिवर्तित होगा। जिससे यहां पर हमने क्या रखा है, टी ऑन टाइम है वो बहुत ही कम रखा है, इसलिए हमेशा इसका जो एवरेज आएगा वो बहुत ही कम आएगा, लो वी एवरेज आउटपुट वोल्टेज। और यहां पर हमने क्या रखा है, टी ऑन टाइम को बढ़ा दिया है, टी ऑन टाइम को बढ़ा दिया है, टी ऑफ को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो यहां पर जो इसका एवरेज आउटपुट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, हाई एवरेज, वी एवरेज। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो V आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज इनटू किस पे निर्भर करता है, टी ऑन बटे टी ऑन प्लस में टी ऑफ। ये आपका क्या होता है, ड्यूटी साइकिल होता है, याद कीजिए। तो ड्यूटी साइकिल बराबर आप क्या लिख सकते हो, टी ऑन बटे टी। तो यहां से आप क्या लिखोगे, आउटपुट वोल्टेज बराबर V इंटू टी ऑन बटे टी। तो अब देखिए कि आपको रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता है, तो इसके लिए आपको टी ऑन टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, और टी ऑन टाइम को बढ़ाना पड़ेगा तो हमेशा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जनरेटर के द्वारा दी गई क्लॉक की पल्स की साइज क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है कि रेगुलेटेड डीसी ड्यूटी साइकिल पर निर्भर करती है। तो ये आपकी क्या है, ड्यूटी साइकिल है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपका एसएमपीएस होता है वो एसी या अनरेगुलेटेड डीसी को हमेशा किसमें परिवर्तित करता है, रेगुलेटेड डीसी में परिवर्तित करता है। तो ये तो क्या था, इसका ब्लॉक डायग्राम था। अब यदि हम इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो और अधिक क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए एसएमपीएस का इंटरनल डायग्राम, तो हेडिंग डाल दीजिए इंटरनल सर्किट ऑफ एसएमपीएस, इंटरनल सर्किट ऑफ एसएमपीएस। तो यहां पर सबसे पहले मैंने एक कंपैरेटर लिया है, क्या लिया है, कंपैरेटर। ठीक है, प्लस टर्मिनल और इसका माइनस टर्मिनल। प्लस टर्मिनल से मैंने यहां पर ट्रायंगुलर वेव जनरेटर से योजित किया है, ट्रायंगुलर वेव जनरेटर। ठीक है, जो किस प्रकार की वेव जनरेट करेगा, इस प्रकार की वेव जनरेट करेगा। ठीक है, और यहां पर उसके बाद में मैंने एक स्विच संयोजित किया है, क्या संयोजित किया है, स्विच। और
यहां पर हम क्या करेंगे, अनरेगुलेटेड डीसी देंगे। वी इन कौन सी है, अनरेगुलेटेड डीसी, ठीक है। और यहां पर मैंने एक डायोड संयोजित कर दिया, ठीक है। और यहां पर एक लो पास फिल्टर भी संयोजित कर दिया। ये आपका लो पास फिल्टर हो गया, ठीक है। ये L इंडक्टर और C कैपेसिटर, ठीक है। और यहां से आपको क्या प्राप्त होती है, आउटपुट वोल्टेज V0, जो क्या है, रेगुलेटेड है, रेगुलेटेड डीसी है, रेगुलेटेड डीसी है, ठीक है। और यहां पर मैंने एक वोल्टेज डिवाइडर संयोजित कर दिया है। क्या संयोजित कर दिया है, वोल्टेज डिवाइडर। इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R2, और इसे मैंने क्या कर दिया है, ग्राउंड। और यहां पर मैंने एक एरर एम्पलीफायर भी संयोजित किया है। क्या संयोजित किया है, एरर एम्पलीफायर। तो ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ठीक है। यहां पर तो ये फीडबैक का कार्य कर रहा है, तो इसकी वोल्टेज को मैंने क्या बोल दिया है, फीडबैक वोल्टेज। और यहां पर मैं क्या संयोजित करता हूं, आपका रिएक्टेंस वोल्टेज, रिएक्टेंस वोल्टेज, ठीक है। और इसका जो आउटपुट होगा, इसका क्या होगा, आउटपुट। ये आउटपुट मैंने यहां पर इस टर्मिनल को दिया है, तो यहां इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, एरर डीसी, एरर डीसी एरर वोल्टेज होगी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या संयोजित किया है, ध्यान में रखना है कि ये आपका है कंपैरेटर। ये आपका क्या है, कंपैरेटर, कंपैरेटर। और यहां पर मैंने क्या संयोजित किया है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच, इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ठीक है। और ये आपका यहां पर क्या है, फिल्टर। ये आपका क्या है, यहां पर फिल्टर है, ये आपका फिल्टर हो गया, ठीक है। और ये क्या है, आपका एरर एम्पलीफायर, एरर एम्पलीफायर, ठीक है। ये इसका क्या है, इंटरनल डायग्राम है। अब आप देखिए कि जब एरर डीसी एरर वोल्टेज और जो ट्रायंगुलर वेव है दोनों यहां पर होगी, ये तो कौन सा सिरा होता है, प्लस का, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये क्या होता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। कि जब आपकी जो ट्रायंगुलर वेव है उसका आयाम डीसी एरर वोल्टेज से अधिक होता है, तो हमेशा क्या होगा, आउटपुट आपका पॉजिटिव होगा। आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, कि यहां पर ट्रायंगुलर वेव का आयाम अधिक है, तो इसका आउटपुट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब ट्रांजिस्टर के बेस को हम पॉजिटिव टर्मिनल से संयोजित करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो यहां पर ये क्या प्राप्त करेगा, शॉर्ट सर्किट होगा। और जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज है वो यहां से फिल्टर के माध्यम से कहां पर प्राप्त होगी, आपको आउटपुट में प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है इस पॉइंट को।
सेकेंड पॉइंट देखिए कि यदि डीसी एरर वोल्टेज का मान ट्रायंगुलर वेव से क्या होता है, अधिक होता है, तो यहां पर जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा वो नेगेटिव प्राप्त होगा। क्यों? कि जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसकी वैल्यू का मान क्या है, अधिक है, तो यहां पर नेगेटिव प्राप्त होगा। और जब आप ट्रांजिस्टर के बेस को नेगेटिव सप्लाई से संयोजित करते हो तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो यहां पर ये ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा, और ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा तो जो अनरेगुलेटेड डीसी है उसे फ्लो होने के लिए पाथ प्राप्त नहीं होगा, और पाथ प्राप्त नहीं होगा तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 0 वोल्टेज। तो ये दोनों पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। मोड फर्स्ट, ठीक है ना, शॉर्ट में नोट करते हैं, मोड फर्स्ट, ठीक है। मोड फर्स्ट में हमने क्या कहा है कि जब आपकी क्या है, ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव का मान क्या है, का आयाम बोल दीजिए, का आयाम, ठीक है, अधिक है किससे, डीसी एरर वोल्टेज से, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको इस बात को कि जब ट्रायंगुलर वेव का आयाम डीसी एरर वोल्टेज से अधिक होता है तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि कंपैरेटर का आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये मान अधिक है, पॉजिटिव टर्मिनल वाला, नेगेटिव वाला क्या है, कम। तो हमेशा क्या लिखोगे, कंपैरेटर, कंपैरेटर का आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव। और जब कंपैरेटर का आउटपुट पॉजिटिव होगा तो आपका जो स्विच है या आपका जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस को पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी, और जब पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी, अब देखिए ये कौन से टाइप का है, एनपीएन टाइप का है, कौन से टाइप का है, एनपीएन टाइप का है ट्रांजिस्टर। तो जब पॉजिटिव सप्लाई पी से संयोजित होगी तो हमेशा क्या होगा, ये आपका ऑन हो जाएगा। तो कंपैरेटर को पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी तो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या होगा, ऑन हो जाएगा, या आप कह सकते हो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहां पर V इन सप्लाई है उसको क्या प्राप्त होगा, पाथ प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, V इन सप्लाई को फ्लो होने का पाथ प्राप्त हो जाता है, पाथ प्राप्त हो जाएगा। और पाथ प्राप्त हो जाएगा तो फिल्टर के माध्यम से क्या होगा, आउटपुट पे प्राप्त होगी, और क्या हो जाएगा, फिल्टर के माध्यम से, फिल्टर के माध्यम से आउटपुट पर रेगुलेटेड डीसी प्राप्त होती है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। अब यदि हम मोड सेकंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मोड सेकंड, मोड सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। मोड सेकंड में हमने माना कि डीसी एरर वोल्टेज है उसका मान ट्रायंगुलर वेव के आयाम से क्या है, अधिक है। तो हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, डीसी एरर वोल्टेज क्या है, अधिक है ट्रायंगुलर वेव से, है ना। तो ये होगा
तो अब की बार क्या होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसकी वोल्टेज अधिक है, किससे, पॉजिटिव से, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कंपैरेटर का आउटपुट क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या होगा, कंपैरेटर का आउटपुट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कंपैरेटर का आउटपुट नेगेटिव होगा तो आप यहां पर इस ट्रांजिस्टर को देखिए कि यहां पर ये जो आपका ट्रांजिस्टर है इसका ये पी टर्मिनल है, ये नेगेटिव से संयोजित होगा। अब आप कहोगे सर पी को ऐसे कैसे, तो ये यहां पर एज ए डायोड की तरह व्यवहार करता है और ये भी यहां पर एज ए डायोड की तरह, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर में दो डायोड। तो आप देखिए ये पी टर्मिनल है, ये नेगेटिव से संयोजित होगा तो हमेशा क्या होगा, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस होगा तो ऐसे ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्विच, इलेक्ट्रॉनिक स्विच होगा वो क्या होगा, ऑफ होगा और उसके कारण यहां पर जो इनपुट सप्लाई है उसको पाथ प्राप्त नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, वी इन को फ्लो होने का पाथ प्राप्त नहीं होता है। और पाथ प्राप्त नहीं होता है तो हमेशा जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ये दोनों क्या है, मोड है इसके प्रचालन के। अब देखिए यहां पर कि हमने वेव फॉर्म ले ली ये वाली, है ना, यहां पर थोड़ा सा छोटा बना देते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या थी, ट्रायंगुलर व्यू थी, ठीक है। ये तो आपकी क्या है, ट्रायंगुलर वेव थी, ठीक है। अब मैं क्या लेता हूं, डीसी एरर वोल्टेज ले लेता हूं। तो मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, डीसी एरर वोल्टेज है, ये आपकी क्या है, डीसी एरर वोल्टेज है। तो अब आप देखिए ठीक है। अब आप देखिए कि इस स्थान पर, यहां पर इस एरिया में कौन सी अधिक है, ट्रायंगुलर वेव अधिक है या डीसी एरर वोल्टेज। तो यहां पर क्या है, ट्रायंगुलर वेव अधिक है। तो ट्रायंगुलर वेव अधिक होगी तो यहां पर देखो क्या होगा, पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा कंपैरेटर का, तो आपका ट्रांजिस्टर ऑन होगा और ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो अनरेगुलेटेड डीसी को फ्लो होने का पाथ प्राप्त होगा, फिल्टर के माध्यम से रेगुलेटेड डीसी में आपको के रूप में आपको आउटपुट में प्राप्त होगी। तो यहां पर इस कंडीशन में यहां पर आपको क्या प्राप्त होगी, रेगुलेटेड डीसी। और उसके बाद में सेकंड पार्ट, यहां पर क्या है कि आपकी डीसी एरर वोल्टेज ट्रायंगुलर वेव से क्या है, अधिक है। तो ट्रायंगुलर वेव से अधिक होगी तो कंपैरेटर का आउटपुट नेगेटिव होगा, तो आपका ट्रांजिस्टर यानी स्विच ओपन होगा और स्विच ओपन होगा तो आउटपुट क्या प्राप्त होगी, आपको जीरो प्राप्त होगी। तो ये क्रम हमेशा यहां पर क्या होगा, चलता रहेगा। तो ये आपकी क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज होगी। ये क्या हो चुका है, इसका यहां से यहां तक के पार्ट का क्या हो चुका है, प्रचालन हो चुका है। अब यदि हम इस पार्ट की ओर बात करते हैं, ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूं।
अब देखिए यहां पर सबसे पहले कि यहां पर आपको रेगुलेटेड डीसी तो प्राप्त हो चुकी है, लेकिन मान लीजिए कि आपकी जो रेगुलेटेड डीसी है आपकी आवश्यकता से कम है। पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको जो प्राप्त आउटपुट वोल्टेज है वो आपकी आवश्यकता से अधिक है। तो यहां पर इस फीडबैक सर्किट का क्या फायदा होगा? तो यहां पर देखिए कि फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि आउटपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड वोल्टेज से अधिक है। आउटपुट वोल्टेज क्या है? रिक्वायर्ड वोल्टेज से अधिक है। तो रिक्वायर्ड वोल्टेज से अधिक होगी तो यहां पर फीडबैक वोल्टेज भी क्या अधिक होगी? ये VF क्या है? आपकी फीडबैक वोल्टेज है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? करंट डिवाइडर नियम लगाना है आपको। कुल वोल्टेज V0 है, यहां की वोल्टेज निकालनी है आपको। यहां की वोल्टेज निकालोगे तो आउटपुट वोल्टेज V0 और यहां का प्रतिरोध क्या है? R2 और टोटल प्रतिरोध क्या है? R1 प्लस R2। ठीक है, तो जब आपकी आउटपुट वोल्टेज आवश्यकता से अधिक वोल्टेज से क्या है? अधिक, तो हमेशा फीडबैक वोल्टेज का मान क्या होगा? उच्च होगा। और फीडबैक वोल्टेज का मान उच्च होगा तो यहां पर हमेशा ध्यान में रखना है कि जो एरर एम्पलीफायर है का जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है VF से जुड़ा है, तो यहां पर पॉजिटिव से जुड़ा है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल का मान अधिक होगा। तो जो डीसी एरर वोल्टेज होगी वो क्या होगी? उच्च होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि V0 का मान रिक्वायर्ड वोल्टेज से अधिक होता है तो फीडबैक वोल्टेज का मान अधिक होगा, और फीडबैक वोल्टेज का मान अधिक होगा तो डीसी एरर वोल्टेज क्या होगी? उच्च होगी। और जब डीसी एरर वोल्टेज उच्च होगी तो आपको पता है कि ये उच्च मान होता है और ये कम होता है, तो हमेशा आउटपुट नेगेटिव, और आउटपुट नेगेटिव होगा तो यहां पर ये ओपन की तरह व्यवहार करेगा, और ओपन की तरह व्यवहार करेगा तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा? आपको 0 प्राप्त होगा, है ना। अब सेकंड केस में, ठीक है, तो यहां पर टी ऑन टाइम क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और टी ऑन टाइम लो होगा तो आप जानते हो कि आउटपुट आपको 0 प्राप्त होगा। सेकंड मोड कि आउटपुट वोल्टेज का मान कम होता है रिक्वायर्ड वोल्टेज से। इससे रिक्वायर्ड वोल्टेज से, तो इससे यदि कम होगा तो आपको पता है कि फीडबैक वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और फीडबैक वोल्टेज का मान कम होगा तो कौन सी वोल्टेज का अधिक होगा? रिएक्टेंस वोल्टेज या रेफरेंस वोल्टेज। तो आपका डीसी एरर वोल्टेज क्या हो जाएगा? लो। क्या होगा? डीसी एरर वोल्टेज क्या होगा? लो होगा। डीसी एरर वोल्टेज लो होगा तो अब की बार इस नेगेटिव टर्मिनल पर जो वैल्यू दी गई है वो कम है। अधिक कौन सी है? ट्रायंगुलर वेव का आयाम अधिक है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल का अधिक है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो ये स्विच ऑन होगा तो आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और यहां से इसको पाथ प्राप्त होगा। तो यहां पर टी ऑन टाइम क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। और आप जानते हो कि टी ऑन टाइम का मान अधिक होगा तो आपको अधिक रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई प्राप्त होगी। तो ये बेसिक किसका है? एसएमपीएस का है, जिसमें हमने एसएमपीएस के बारे में पढ़ा, उसके बाद में इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में स्टडी की, उसके बाद में हमने इसके इंटरनल डायग्राम के बारे में भी स्टडी कर लिया।
अब यदि हम बात करते हैं एसएमपीएस और आपका लीनियर पावर सप्लाई है, दोनों में अंतर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, बुक्स को रिवीजन करते रहते हैं, लेकिन जब तक आप कंपैरिजन की दृष्टि से या तुलना की दृष्टि से किसी भी चैप्टर की स्टडी नहीं करते हो तो दोनों के मध्य के डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, और डिफरेंस जनरेट नहीं होगा तो आप कंपटीशन में कोई भी एग्जाम सोल्व नहीं कर सकते। फिर आप ये बोलते हो कि मैंने पढ़ा था, मैंने 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, लेकिन एग्जाम करेक्ट नहीं हुआ। इसके लिए आपको हमेशा क्या करना होता है, एक स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी पड़ती है, और स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए आपके सिटिंग पावर अधिक होनी चाहिए, और सिटिंग पावर के लिए आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रोंग होनी चाहिए, और विल पावर स्ट्रोंग करने के लिए आपके लिए स्ट्रोंग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो स्ट्रोंग डिटर्मिनेट हो जाइए, या कहने का मतलब यही है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस क्यों होना चाहते हो, इसका कोई ना कोई रीजन ढूंढिए। उस रीजन के पीछे ही आप में जो डिटर्मिनेशन होता है वो जनरेट होगा, जिससे आपकी विल पावर स्ट्रोंग होगी और आप बेस्ट तरीके से स्टडी करेंगे। एफिशिएंट स्टडी 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे की काफ़ी होती है, लेकिन हमारा क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ऑनलाइन स्टडी है उसमें हम ज़्यादातर मोबाइल्स का यूज़ करते हैं, और उसके बीच में ही हमारे एसएमएस आ जाते हैं, तो उसके बाद हम क्या है कि वो डाइवर्ट हो जाते हैं। इसलिए जो आपका मीडिया है फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेटिंग का, उसको बंद कर दीजिए, और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आप क्या है, एक डायरेक्शन डिसाइड कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोमैकेनिक ब्रांच में ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स कम है, काफ़ी है। आपकी वैकेंसी को देखते हुए काफ़ी स्टूडेंट हैं, और सभी क्या है, पिछले कोरोना महामारी के जो दौरान में या इस समय में उन्होंने अपने सब्जेक्ट पर काफ़ी अच्छी क्या की है, पकड़ की है, जिससे अब जो कंपटीशन होंगे वो काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे। लेकिन उस बात को छोड़ते हैं, हम हमारे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है लास्ट, कि कंपैरिजन करते हैं किसके मध्य, आपके एसएमपीएस और लीनियर पावर सप्लाई के मध्य। तो यहां पर लिख लीजिए एसएमपीएस और लीनियर पावर सप्लाई, लीनियर पावर सप्लाई, ठीक है। तो पहला है आपका यहां पर दक्षता, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो एसएमपीएस है उसकी दक्षता 60 से 95% तक होती है, जबकि आपका लीनियर पावर सप्लाई होता है उसका 30 से 40% तक दक्षता होती है, ठीक है। तो दक्षता किसकी अधिक होती है, एसएमपीएस की अधिक होती है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका एसएमपीएस होता है उसकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है, आउटपुट वोल्टेज होती है, वो हमेशा सप्लाई वोल्टेज से कम या ज्यादा दोनों हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, आउटपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से, सप्लाई वोल्टेज से कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा बक टाइप है या बूस्ट टाइप है। तो बूस्ट टाइप में आप सभी को पता है कि अधिक होती है और बक टाइप में कम होती है। लेकिन जो लीनियर पावर सप्लाई होता है इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमेशा सप्लाई वोल्टेज से कम होता है, सप्लाई वोल्टेज से कम होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना।
तीसरा पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, सर्किट यानी परिपथ की कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी क्या होती है, अधिक होती है, मोर, और इसकी क्या होती है, लेस होती है, यानी कम होती है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है नॉइज, नॉइज एंड इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है। इसमें जो नॉइज होती है वो अधिक होती है, मोर, और इसमें क्या होती है, लेस होती है। क्यों कि एसएमपीएस होता है उसका प्रचालन हम हाई फ्रीक्वेंसी पर करते हैं। किस पे करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पर करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी यानी 50 किलो हर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज तक इसमें फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करोगे तो अधिक नॉइज होगी, उसके साथ साथ इंटरफेरेंस भी अधिक होगी। जबकि इसका जो प्रचालन है हम लो फ्रीक्वेंसी पर करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी पर, लो फ्रीक्वेंसी कितना होगी इसमें, 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज होगी, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसका यूज हाई फ्रीक्वेंसी पर करने के कारण इनके साइज में क्या आती है, कमी। तो साइज की बात करें तो साइज इसका क्या होता है, कम होता है, और इसका क्या होता है, अधिक, बड़ा होता है। साइज अधिक क्या होता है, बड़ा होता है। इसके अलावा लास्ट ध्यान में रखना है एप्लीकेशन, यानी अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। इसका प्रयोग हमेशा हाई पावर एप्लीकेशन में किया जाता है, हाई पावर एप्लीकेशन में, ठीक है। और इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, लो पावर एप्लीकेशन में किया जाता है। तो ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है एसएमपीएस और लीनियर पावर सप्लाई में। इसके साथ ही आपका एसएमपीएस टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेबलाइजर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।